हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करे होंगे। तो आज का सेशन में मैं कवर करूँगी कॉमर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने अकाउंट सेक्शन से लिए हैं, जो कि आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना और वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखना। बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और आई होप आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे और जो भी हम वीडियोस हमारी आती हैं आप मिस नहीं करते होंगे। आइदर वो जीएस की हो या फिर आपके सब्जेक्ट्स की हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, किसी की भी हो। तो आप कोई भी सेशन जो है वो मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेशंस में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा। सारी चीज़ें आराम से अपने अकॉर्डिंगली आप नोट करते जाइए, बिकॉज़ हर एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ये ई बुक आप लोगों के अकॉर्डिंग हमने बनाई है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई नो आपसे बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया, बट जिन्होंने नहीं करी है, जो नए हैं, वो उसको डाउनलोड करके अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए हैं वीडियो में। बहुत ही ज़रूरी है वो आप रिवाइज़ करो, बिकॉज लास्ट मोमेंट आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओ। इसीलिए इसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी है, जैसे कि देख सकते हैं आप कि रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के साथ में कंप्यूटर भी के क्वेश्चंस भी हमने इसमें कवर किए हैं। तो ऑल इन वन है ये, जिससे आप इजीली जो है तैयारी कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे, और आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से पढ़ो। वैसे आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होगे तो नोट्स तो आपने बनाए ही होंगे। बाकी इस ई बुक के थ्रू आप और अच्छे से कम समय में अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे, बिकॉज़ आप लोगों को भी पता है कि इतना टाइम अब नहीं बचा है। तो जितना है हमको अब जो है क्विकली हर एक चीज़ जो है वो रिवाइज़ करनी होगी। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 250 क्वेश्चंस दे रखे हैं कंप्यूटर्स के, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जिन्होंने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें। बाकी आप लोग टाइम टेबल्स तो जानते ही होंगे। मंडे टू सैटरडे जो क्लासेस होती हैं आपकी, वो आप अपने अकॉर्डिंग करते होंगे, और जो लोग नहीं करते होंगे वो देख सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, और जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो सेशन में पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड इज़ फोरफिटेड शेयर्स प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शीर्ष और उपशीर्ष के अंतर्गत किसी कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तुत किए गए जब्त शेयर यानी फोरफिटेड शेयर्स हैं अंडर विच हेड और सब हेड्स के अंदर। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी आरक्षित एंड अधिशेष, बी शेयर कैपिटल यानी शेयर पूंजी, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ, या फिर डी अदर करेंट लाइबिलिटीज़ यानी अन्य वर्तमान देनदारियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द हेड एंड सब हेड इज़ फोरफिटेड शेयर्स प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, किसके अंदर आते हैं ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। तो बी शेयर कैपिटल यानी शेयर पूंजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंटेड अंडर द करेंट लाइबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो इसमें पूछा गया है कि यानी निम्नलिखित में से किसी कंपनी के तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी अल्पकालिक उधार, बी विलंबित कर उत्तरदायित्व, सी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी अल्पकालिक प्रावधान, या फिर डी ट्रेड पेबल्स यानी देय व्यापार। तो कौन सा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी करेंट लायबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट नहीं की जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन द करेंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ बैलेंस शीट। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ यानी विलंबित कर उत्तरदायित्व आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीज़न का दे रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन। तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आप जो भी आपने पढ़ा है, कुछ भी है, अगर उससे रिलेटेड आपको असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेक श्योर वो दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करनी चाहिए। जो असर्शन है उसका जो रीज़न दे रखा हो वो आपस में रिलेट करना चाहिए, तभी आप कोई भी ऑप्शन टिक करेगा। बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और वो आंसर उनका गलत हो जाता है, उनको चीज़ें आते हुए भी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें अगर रीज़न रिलेट कर रहा होगा असर्शन से तो ही आप उसे मार्क करिएगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है द मैनेजमेंट यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट वेरियस डिसीजंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल्स, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू वेंचर्स एक्सेट्रा। तो इसका रीज़न क्या दे रखा है कि द मैनेजमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द कस्टमर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीजेज इट्स वैल्यू बाय मैनेजिंग द बिजनेस एफिशिएंटली। तो ये स्टेटमेंट क्या असर्शन से रिलेट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, बोथ assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is false but reason is true. And D, assertion is true and reason is false. तो इसका क्या होगा आंसर? तो ये क्या रीज़न जो है वो सही रिलेट कर रहा है कि नहीं असर्शन से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी जो आपका असर्शन है वो ट्रू है एकदम और जो रीज़न दे रखा है वो फॉल्स है। मतलब रीज़न ही यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है कि रीज़न रिलेट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जो रीज़न दे रखा है वो फॉल्स है, यानी वो गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आप लोग चेक करिएगा अपने आप से कि ऐसा क्यों है कि जो रीज़न है वो फॉल्स है, और ज़रूर बताइएगा मुझे कि जो रीज़न दे रखा है वो क्यों फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य शेयर धारक निधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। ए, शेयर कैपिटल यानी शेयर पूंजी। बी, रिजर्व्स इन सरप्लस यानी भंडार इन अधिशेष। सी, मनी रिसीट अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सी, शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन। या फिर डी, दीर्घकालीन प्रावधान यानी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, यानी दीर्घकालिक प्रावधान आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। इसका मतलब देनदारियों के मूल्य में वृद्धि के मामलों में पूर्ण मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है यानी ट्रू है, ये बताना है आपको। बी, फॉल्स है, गलत है। सी, पार्शियली फॉल्स है। या फिर कांट से यानी कुछ नहीं कह सकते, या पार्शियली फॉल्स है यानी कुछ हद तक गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये बताना है आपको। और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो मेक श्योर आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हो वो आपको इस तरह से पता हो कि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आप एकदम से अपना जो आंसर है वो करेक्टली मार्क कर पाओ। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? बिकॉज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो जो है डेबिट किया जाता है एज इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर फर्म, यानी जो पूर्ण मूल्यांकन खाते को डेबिट किया जाता है क्योंकि इसमें देनदारियों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए एक नुकसान है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसलिए ये गलत है, ये फॉल्स है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनी प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द डैश रेशियो, यानी पूर्ण मूल्यांकन खाते से कोई भी लाभ डैश
के अनुपात की साझेदारी की पूंजी खाते में होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या ऑप्शंस होगा, यानी एनी प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिटेड और इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो, या फिर डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो, या फिर सी क्रेडिटेड इन न्यू रेशियो, या फिर डी क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रेडिटेड और ओल्ड, यानी जो एनी प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन द ओल्ड रेशियो में होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ कैलकुलेटेड एज, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी नया शेयर माइनस पुराना शेयर, बी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी पुराना शेयर माइनस नया शेयर, या फिर डी गेनिंग शेयर्स, या फिर ओल्ड शेयर्स, या फिर डी न्यू शेयर माइनस गेनिंग शेयर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी ये कैलकुलेट किया जाता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देयर इज़ अ नीड टू वैल्यू गुडविल व्हेन देयर इज़ एन अमैगलमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का समामेलन होने पर सद्भावना को महत्व देने की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है ये बताना है आपको, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शली ट्रू, या फिर डी कांट से। तो इसका क्या सही उत्तर होगा। सो देयर इज़ अ नीड टू वैल्यू गुडविल व्हेन देयर इज़ अमालगमेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए ट्रू आपका राइट आंसर होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट इफेक्ट गुडविल। इसमें भी आपको यही बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शली फॉल्स, या फिर डी कांट से। तो ये क्या स्टेटमेंट की सही है या नहीं ये बताना है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट इफेक्ट गुडविल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जब मैनेजमेंट कैपेबल होती है तो जो फर्म होती है वो बहुत सारे प्रॉफिट यानी हायर प्रॉफिट्स देन हायर गुडविल्स जो है वो कर सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो बी फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज अगर मैनेजमेंट कैपेबल है तो दे विल श्योरली गेट हायर प्रॉफिट्स एंड हायर गुडविल। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द पार्टनर हु लेंड्स मेयरली द रेपुटेशंस टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट, यानी उस भागीदार का नाम बताएं जो फर्म को केवल प्रतिष्ठा देता है और ब्याज साझा नहीं करता है। यानी नेम द पार्टनर हु लेंड्स मेयरली द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है ए ऑस्टेंसिबल पार्टनर, बी पार्टनर बाय एस्टोपल, सी नॉमिनल पार्टनर, या फिर डी डॉर्मेंट पार्टनर। यानी ए दिखावटी साथी, बी एस्टोपल द्वारा भागीदार, सी नाम मात्र के भागीदार, या डी निष्क्रिय साथी यानी डॉर्मेंट पार्टनर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसको मिस करके बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज़ ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नॉमिनल पार्टनर।
यानी जो नाम मात्र के भागीदार, नॉमिनल पार्टनर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर किए हैं। बाकी आपको न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन। बाकी आप रिवीजन अच्छे से करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिएगा, हम सारे डाउट्स पे क्लियर करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन डायरेक्टली आस्किंग अस, और कोई भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको अगर कवर करवाना है तो वो भी हम पूरा कोशिश करेंगे करवाने की। बाकी आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। और बाकी एंट्रेंस बुक है, आप अपने अकॉर्डिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर नॉट फोर्सिंग कि आप इसे डाउनलोड ही करें, बट हाँ आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, आपके कम समय में आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप डाउनलोड करें, बाकी आपके ऊपर है। और एज़ ऑल योर विश, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।